अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 24 स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा भाई, एक भाई ने अभी भी सवाल किया अजीब सा, मैंने कहा बाकी को बता दूं। जिस दिन ये पहले दिन ये वर्किंग से की थी, दिखाई थी आप लोगों को, उस दिन यहाँ पे करके ना x2 लिखा हुआ था। उस x2 को इंटू 2 नहीं, मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं था। बेसिकली वो मैंने ये बोला था उस वक्त कि ये x2 की यानी 2002 की डेप्रिसिएशन है, इसको 11/12 किया। अगर 2003 की निकालनी हो तो x2 नहीं वो x3 हो जाएगी, उसको 11/12 ना करना, ठीक है। तो इंटू 3 नहीं, इंटू 2 नहीं था, वो बेसिकली x2 की मैंने डेप्रिसिएशन कही थी। जिन्होंने ये तस्वीर खींच के रखी होगी या घर पे नोट किया होगा, यहाँ पे करके मैंने लिखा हुआ था, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, रिवीजन स्टार्ट करते हैं भाई। लेक्चर तो स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग। अच्छा, हमने कल इंपेयरमेंट कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज उसको एग्जाम लेवल पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। आपको मैंने पास पेपर्स भी होमवर्क में दे दिए, जो 2 काम के पास पेपर थे, 4 हैं टोटल आई थिंक, ठीक है। जो सबसे रिसेंट है वो मैंने आपको दिए हैं होमवर्क में, दिखाएंगे। माइक को क्या करूं, हाँ ये वाला, ओके। अच्छा तो कट्टा भूल गया, मुझे छेड़ दिया आपने मुझे। हाँ, पास पेपर के काबिल आजम हो चुके होंगे, लेकिन ये इंपेयरमेंट है, ठीक है। इसका रिवर्सल अभी पढ़ना बाकी है। फिर अभी कॉस्ट मॉडल पे मैंने आपको इंपेयरमेंट सिखाई है। रिवैल्यूएशन मॉडल वाला एसेट भी इंपेयर होता है, तो इंशाल्लाह मंडे को रिवैल्यूएशन मॉडल वाला एसेट इंपेयर करेंगे और ट्यूसडे को होपफुली रिवर्सल करके हम इस टॉपिक को क्लोज कर सकेंगे। इतना किया है, ठीक है। 4 दिन, 5वां भी लग गया तो लगा लेंगे, कोई मसला नहीं। हम तो तब तक टॉपिक पढ़ेंगे जब तक वो पूरा तैयार नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आगे 16 के छोटे मोटे चीजें साथ हैं, अगर टाइम मिलता रहेगा तो वो करते रहेंगे। आज भी टाइम नहीं मिला, आज भी स्पटनिक लिखा का लिखा रह गया। वैसे स्पटनिक जो है, कितने बच्चों ने जो है वो अटेम्प्ट किया था? कुछ बेहतरी महसूस हुई? कोई मतलब कह सकते हैं कि कोई आधी को एंट्रियां सही हो गई थी, पूरे सवाल में आधी को फिगर सही हो गई थी, तो फिर बच्चा तो पास हो गया। सवाल समझना मैं समझा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। थोड़ा सा सोल्यूशन देख के, सोल्यूशन पहले देख के फिर सॉल्व किया, हाथ खड़ा करके पहले देख के। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, लेकिन ये इसकी अच्छी आदत है कि सच्चा बच्चा है, ठीक है ना। तो अल्लाह आपको तौफीक दे, पहले सवाल करें फिर सोल्यूशन, क्योंकि ये सोल्यूशन साथ नहीं जाना पड़े, ठीक है। अच्छा जी, तो हम ये पढ़ रहे थे कल रिवीजन। अहमद भाई की बस थी, ये अहमद भाई, ठीक है। अहमद भाई ने 200 की बस खरीदी थी। एक्सपेक्टेशन थी उनकी कि अगले 5 साल मैं इस बस की बस करा दूंगा, चला के, ठीक है। और मैं इस कॉस्ट को भी इंशाल्लाह रिकवर करूंगा और प्रॉफिट भी कमाऊंगा। भाई कोई बंदा भी बिजनेस शुरू करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, इसलिए नहीं पे करता है ना कि आज 200 लावांगे तो 300-400 वापस आने, बात समझ रहे हो। तो भाईजान ने भी एक्सपेक्ट ये किया, ओके। और इन्होंने बस को चलाना भी शुरू कर दिया। 2 साल में 40 रुपए डेप्रिशिएट हो चुकी थी कि 31 नंबर पे गोंदल तैयार आ गया। यूटोंग के आते ही एक शक पड़ गया, एक डर पड़ गया। डर ये पड़ गया कि कहीं हमारा एसेट 120 भी फ्यूचर में रिकवर ना कर पाए। चेक कर लें, ठीक है। इंडिकेटर आता है तो हम चेक करते हैं कि इंपेयर है या नहीं है हमारा एसेट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब यूटोंग की खबर मिली तो अहमद भाई ने कहा ठीक है जी, हम इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार लेते हैं। इन्होंने कहा अकाउंटेंट को अपने को, आप इंपेयरमेंट टेस्ट लगा लो, इंपेयरमेंट लॉस को रिकॉर्ड कर लो, बाकी ये नहीं कि मैंने बेच देना है, बस को चलेगी बस, ठीक है ना। चाहे वैल्यू ज्यादा हो, चाहे फेयर वैल्यू ज्यादा हो, मुझे से कुछ रोका नहीं। हाँ, आपकी काउंटिंग है, आप ऐसे को औकात में लाना चाहते हो, ले आओ, औकात से बाहर अगर हुआ पड़ा तो टेस्ट कर लो इसको इंपेयरमेंट के लिए। तो फिर इंपेयरमेंट टेस्ट हम करने निकले, क्योंकि इंडिकेशन आ गई थी। क्या हुआ जी? इंडिकेशन आ गई। तो इंपेयरमेंट टेस्ट कब लगाना है? जब कोई इंडिकेशन हो कि एसेट इंपेयर तो नहीं हो गया। अच्छा, अब इंपेयरमेंट टेस्ट में करते क्या थे? बुक वैल्यू का कंपैरिजन रिकवरेबल अमाउंट से, ये कहलाता है इंपेयरमेंट टेस्ट। बुक वैल्यू का कंपैरिजन रिकवरेबल अमाउंट से, कंपैरिजन, ये मैंने कंपैरिजन लिखा, ठीक है। ये क्या कहलाता है जी? इंपेयरमेंट टेस्ट। तो पहली बात, इंडिकेशन आई, कंपैरेटर आ गया, ठीक है। तो हमें शक पड़ गया, अब क्या करेंगे? इंपेयरमेंट टेस्ट लगाएंगे। ये डिसाइड हो गया टेस्ट लगाना है। अब अगली बात, इंपेयरमेंट टेस्ट में करते क्या थे? 2 चीजें कंपेयर करते हैं, एक बुक वैल्यू और दूसरा रिकवरेबल अमाउंट। दूसरा स्टेप हो गया। अब अगला स्टेप सोच में आ गया, अच्छा चलो बुक वैल्यू को तो हमें पता है, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है। ये रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? तो उसके लिए हमने कहा था ये होती है हायर। लोअर वाला केड़ा। कौन बोला लोअर? कौन बोला? खुदा का खौफ करो, टैक्स का लेक्चर घूम रहा है। पिछली क्लास में एक बच्चे ने लोअर बोला यार, हद हो गई यार। क्या लोअर है टैक्स में? क्या टैक्स में को लोअर पढ़ के आयो? मेरा कसूर है, हद हो गई यार। मतलब करता हूं सर से बात, अब बदला लेना है। मैं बोल रहा हूं ना, अब टैक्स की क्लास में तुमने उस लोअर को हायर बोलना है, ऐसे नहीं बराबर होता, ऐसे नहीं, सॉरी। हाँ अच्छा, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो, ठीक है यार, रहने देना यार तुम। अच्छा चले वापस आए। हम ये कह रहे हैं कि रिकवरी मैक्सिमम क्या हो, तो हम चाह रहे हैं कि एसेट से जो मैक्सिमम रिकवर हो सकता है वो बताएं, तो लोअर नहीं होगा, हायर, ठीक है ना। कि हम एसेट को अगर आज बेच दें तो इतने पैसे आएंगे, अगर यूज करके इस्तेमाल करके पैसे कमाए तो इतने पैसे बनेंगे, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे ले आए थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम मैक्सिमम बता रहे हैं, इनमें से भी जो हायर है हम वो सिलेक्ट कर लाए हैं, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं आना एसेट से। ये है रिकवरेबल अमाउंट। अब इंपेयरमेंट टेस्ट, पहली बात इंडिकेटर आया था, दूसरी बात हमने कहा चलो अब इंपेयरमेंट टेस्ट लगाएं, और टेस्ट में क्या करते हैं? बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करते हैं। अब रिकवरेबल अमाउंट क्या है? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। अब रिकवरेबल अमाउंट निकल आई,
ये हायर थी कल वाले सवाल में, ये सामने रखा हो, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, यहां पे लाकर लिखा, और अब हमने इसको देखा, नजर तो नहीं आ रहा, फिर नजर आ रहा है, फिर आ रहा है। अच्छा सुने, बुक वैल्यू 120, रिकवरेबल अमाउंट 108, यानी फ्यूचर में हमने कॉस्ट अभी जो एक्सपेंस आउट करनी बाकी है हमारे एसेट की बुक वैल्यू हो, बाकी 40 और 40 80 तो निकल गया ना, वो तो एक्सपेंस आउट हो चुका है। टेंशन किसकी है, बकाया 120 की, एक्सपेंस में 120 में फ्यूचर में जाना है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में मैक्सिमम इस एसेट से जो रिकवरी हो सकती है वो 108 रुपए, तो फ्यूचर में एक लॉस आ रहा है, तो फ्यूचर का इंतजार नहीं करना, आज ही रिकॉर्ड करें। इंपेयरमेंट लॉस इसको कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं जी, इंपेयरमेंट लॉस। तो इसका मतलब ये हुआ अगर रिकवरेबल अमाउंट गिर जाए और इतनी गिर जाए कि बुक वैल्यू से नीचे चली जाए, तो क्या कहेंगे, गिर गई, इंपेयरमेंट लॉस, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट दोबारा तरतीब। नंबर 1, इंडिकेटर आया कोई, ये इंडिकेटर में जोर दे रहा हूं क्योंकि आज इंडिकेटर्स पढ़ाने भी हैं और आपको आज फर्क भी बताना है, क्योंकि बच्चों ने अभी तलवारें तैयार करके लाए हैं घर से, मुझे पता है। एक तो मुझे डेप्थ और पेमेंट का फर्क समझाएं, दूसरा सर मुझे रिवैल्यूएशन का बताएं, रिवैल्यूएशन और इसमें क्या फर्क है, ये सारी तैयारियां मैं भी करके आया हूं, ठीक है ना। फिलहाल तो मुझे जरा चलने दो दोस्तों। इंडिकेटर आ गया, इंडिकेटर तो इंपेयरमेंट टेस्ट में जाएंगे तो एक मिनट, इंपेयरमेंट लॉस बोला किसी ने यहाँ पे, इंपेयरमेंट टेस्ट में जरूरी नहीं है, क्या तो मैंने बोला, हाँ, इंपेयरमेंट टेस्ट में जरूरी नहीं है कि इंपेयरमेंट लॉस ही आए, इसलिए इंडिकेटर आने पर ये ना कोई इंपेयरमेंट लॉस आएगा, इंडिकेटर आएगा तो इंपेयरमेंट टेस्ट लगाएंगे। इंपेयरमेंट टेस्ट में बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट का कंपैरिजन करेंगे। रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ फेयर वैल्यू कॉस्ट ऑफ वैल्यू इन यूज, अब ये निकल आई, कंपैरिजन में ले आए। अब अगली बात, रिकवरेबल अमाउंट गिर गई, इतनी गिर गई कि बुक वैल्यू से नीचे चली गई, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, आप एसेट 120 रिकवर करना चाह रहे थे, मैक्सिमम रिकवरी अब इससे 108 की हो रही है, तो इसको आज ही 108 पे ले आओ। एसेट ओवर वैल्यूड है आपकी किताबों में, ओवर स्टेटेड है, धोखा मत दो यूजर को। तो हमने कहा था कि जी आप रिकॉर्ड कर लें, इंपेयरमेंट लॉस एंट्री की थी हमने, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट यहां हुई पड़ी है, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, ठीक है। साथ ही मैंने उधर जब सवाल किया था तो यहां पे अज्यूम किया था कि 120 और 125 आ जाए लेट्स से, तो फिर इंपेयरमेंट लॉस नहीं, तो हमने कहा था इंपेयरमेंट लॉस या तो इज या नॉट इज, इंपेयरमेंट लॉस या तो होता है या, भाई तो मैं दोनों क्लास से निकाल दूंगा, काफी टाइम हो गया, मैं 2-3 बार देखा है। थोड़ा दूर होकर बैठो, थोड़ा दूर होकर बैठो, बैग हाँ उठा लो, बैग हाँ तुम्हें कह रहा हूं, बैग इस तरह दरम्यान में रखो, उसको भी पढ़ने दे रहे बेचारे को, शरीफ आदमी को। अब क्या दो, उसी ने तो छेड़ा था मुझे, सारा टेम्पो तोड़ देते यार, कुछ शर्म किया करो यार, रट्टा भूल गया क्या बात कर रहा था। हाँ यस, इंपेयरमेंट लॉस इज और नॉट इज, देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ इंपेयरमेंट गेन, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, उम्मीद हम कर रहे होंगे। लेकिन फिलहाल वो भी क्या होगा, रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक्ड लॉस है, गेन वो भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि इंडिकेटर आया तो इंपेयरमेंट टेस्ट लगेगा, इंपेयरमेंट टेस्ट में रिकवरेबल अमाउंट और बुक वैल्यू का कंपैरिजन है, अगर रिकवरेबल अमाउंट कम हुई बुक वैल्यू से तो इंपेयरमेंट लॉस इज और एंट्री भी इज, और अगर बुक वैल्यू से रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है तो इंपेयरमेंट लॉस नॉट इज, एंट्री नॉट इज। टेक द पिक्चर, वो मैंने पहले बुक वैल्यू लिखी, पिछली क्लास में कहा चलेगा। इंपेयरमेंट टेस्ट कंपैरिजन ऑफ बुक वैल्यू एंड रिकवरेबल अमाउंट होता है, कंपैरिजन में अगर बुक वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है तो फिर इंपेयरमेंट लॉस है, और इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेट इंपॉर्टेंट लॉस क्रेडिट, इंपॉर्टेंट है ना, इंपेयरमेंट पूरा लिखना। और अगर बुक वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट से कम है, अच्छी बात है, फ्यूचर में गेन है, इवन बराबर है तो फ्यूचर में कोई गेन भी नहीं है, फ्यूचर में कोई लॉस भी नहीं है, तब भी कोई इंपेयरमेंट नहीं है। तो अगर बराबर है, वैसे कर दिया लोअर ही ठीक था, चलो बराबर भी साथ डाल दिए, बच्चे पूछ ही लेते हैं, ठीक है। तो बुक वैल्यू कम हो अगर रिकवरेबल अमाउंट से तो नो इंपेयरमेंट लॉस, नो जर्नल एंट्री। बराबर है तो फिर इंपेयरमेंट लॉस है, ये बराबर ये लेस देन इक्वल टू, मेरे ख्याल में पढ़ाया होगा, साधन क्यों में पढ़ाया था, मतलब इससे पहले ये तो पढ़ के आते हैं आप 7वीं 8वीं में, ये समरी थी। चले आगे। अच्छा अब नो 1 मिनट, अच्छा अब सारी बात इधर ही घूम रही है कि इंपेयरमेंट लॉस तब आएगा जब इंपेयरमेंट टेस्ट में ये हो, फिर अगली बात ये कर रहे हैं, इंपेयरमेंट टेस्ट तब लगाएंगे जब कोई इंडिकेशन आए। तो आज मैंने आपको इंडिकेटर्स पढ़ाने हैं, ठीक है। लेकिन पहले 2 फर्क, बच्चों का एक ऑब्वियस सवाल होता है कि डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट में क्या फर्क है, जब एक जैसी एंट्री है, एसेट इसमें भी कम हो रहा है उसमें भी कम हो रहा है, तो आप इनको अलग अलग कैसे कह सकते हैं। तो उसका जवाब यह है कि मेरे लोग जवाब है अगली बात। अच्छा देखो, उसका जवाब यह है कि डेप्रिसिएशन वक्त गुजरने के साथ साथ चार्ज होनी है, डेप्रिसिएशन हर साल रिकॉर्ड होनी है, कोई इंडिकेटर की जरूरत हमें नहीं, ठीक है। हर साल डेप्रिसिएशन करते थे, अभी तक 22 लेक्चर पढ़ लिए थे, कल 23वें लेक्चर में पहली बार हमने ये चीज सुनी। क्या 22 लेक्चर में कभी हमने ये बात की थी कि चलो जी आज ये इंडिकेशन आ गई तो डेप्रिसिएशन कर लेते हैं, आज नहीं है तो डेप्रिसिएशन छोड़ देते हैं। हमने ये कहा था एक बार एसेट रेडी टू यूज हो जाए तो चाहे बीच में, चाहे लेट यूज करो, चाहे बीच में आइडल पड़ा रहे, डेप्रिसिएशन नहीं रोकनी अनलेस के वो आउटपुट मेथड हो। इसका मतलब डेप्रिसिएशन तो हर साल होनी है, ठीक है। तो फिर इंपेयरमेंट और डेप्रिसिएशन फर्क क्या है, इंपेयरमेंट सिर्फ तब रिकॉर्ड होगी जब इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट सिर्फ तब रिकॉर्ड होगी जब इंपेयरमेंट लॉस होगा, इंपेयरमेंट लॉस सिर्फ तब होगा जब इंपेयरमेंट टेस्ट में रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम होगी। लेकिन इंपेयरमेंट टेस्ट तब लगाना है जब कोई इंडिकेटर होगी, अगर कोई इंडिकेटर नहीं है तो कोई इंपेयरमेंट टेस्ट नहीं लगेगा, अगली बात में नहीं जाना। और उससे अगली बात, इंपेयरमेंट टेस्ट लगाने पर लाजमी भी नहीं है कि इंपेयरमेंट लॉस ही आए, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, ठीक है।
तो डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट का फर्क एक बार फिर सुन लें। डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करते हैं, इंपेयरमेंट लॉस सिर्फ तब चार्ज करेंगे जब इंपेयरमेंट टेस्टिंग में रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम होगा, और इंपेयरमेंट टेस्टिंग सिर्फ तब करेंगे जब कोई इंडिकेटर होगा। हर ईयर एंड पे हम ये इंपेयरमेंट टेस्टिंग से नहीं उतारते रहते एसेट को, हर ईयर एंड पे बड़ी मुश्किल एक्सरसाइज होती है। आपको डाटा मिल गया, आप खुद को समझो, प्रैक्टिकल फील्ड में बैठा हुआ है अकाउंटेंट, आप इंडस्ट्री में बैठे हो, आपको एक एसेट है, उसके ऊपर कोई इंडिकेशन कैसे इंपेयरमेंट आपने टेस्ट लगाना है। आप खुद सोचो, आप कहोगे 10 साल इसकी लाइफ बाकी है, आप अंदाजा बैठ के लगाओगे 10 साल में कितने कैश इनफ्लोस कमाएगा, कितने कैश आउटफ्लोस होंगे, क्या इंटरेस्ट रेट सही होना चाहिए वो यूज करूंगा, क्या क्या चीजें वहां पे सोचनी पड़ती हैं, फिर फेयर वैल्यू का पता लगाओगे, कॉस्ट टू सेल देखने चले जाओगे। ये कोई आसान प्रैक्टिस नहीं होती है, आपको तो डाटा मिल जाता है, आप सवाल करके फायदा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हर साल नहीं करना हमने। इंपेयरमेंट टेस्ट सिर्फ तब लगाएंगे जब कोई इंडिकेटर होगा, फिर टेस्ट के ऊपर इंपेयरमेंट लॉस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक है, आएगा तो उसकी एंट्री करेंगे, नहीं आएगा तो कुछ नहीं करेंगे। ओके, एक तो ये बात होगी, इसका क्लियर सबको? डेप्रिसिएशन वर्सेस इंपेयरमेंट क्लियर है? अब अगली बात, रीवैल्यूएशन पे भी तो लॉस आता है। किसके ध्यान में घर में ख्याल आया हो ये वाला? रीवैल्यूएशन एसेट तो कम होता है, रीवैल्यूएशन पे भी होता है, तो फिर इंपेयरमेंट क्यों? तो इसका जवाब भी वही है कि रीवैल्यूएशन मॉडल पे है ना, तो वैसे तो मैंने भी नहीं पढ़ाया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, स्टैंडर्ड ने गाइडेंस दी हुई है कि अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल पर तो कितने अरसे बाद रीवैल्यू किया करो, कोई खास मखसूस वक्त उसने नहीं रखा, उसने बस ये कह दिया है, ये वहां पे पढ़ा भी दूंगा, भी सुन तो लो ना, उसने बस ये कह दिया स्टैंडर्ड ने कि जब कभी आपकी रीवैल्यूड अमाउंट जो लास्ट वाली थी उसमें जब से माइनस करके बुक वैल्यू आती है, जब कभी आपकी बुक वैल्यू फेयर वैल्यू से मटेरियल डिफरेंट होने लग जाए, बुक वैल्यू फेयर वैल्यू से डिफरेंट ज्यादा हो जाए, फर्क ज्यादा आ जाए, तो चूंकि आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे हो, आप दोबारा रीवैल्यू कर लो। अब मिसाल के तौर पे मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, ये गार्डन टाउन या मॉडल टाउन है, इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो स्टेबल है, हर साल को बहुत ज्यादा फर्क में नहीं आता। लेकिन बैरियर टाउन की प्रॉपर्टी हर साल फर्क आ जाता है। तो जिस बंदे की बैरियर टाउन में प्रॉपर्टी होगी वो रिवैल्यूएशन मॉडल अगर यूज कर रहा है, मिसाल के तौर पर वैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाता है, लेकिन छोड़ें, अज्यूम करें जैसे मैं समझा रहा हूं, वो अगर रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा है तो हो सकता है वो हर साल रिवैल्यू करना पड़े उसको। और किसी की गार्डन टाउन के अंदर एसेट्स हैं तो हो सकता है वो 4 साल बाद 5 साल बाद जो है वो रिवैल्यू करता हो। ठीक है ना, ये तो अलग डिस्कशन थी, वापस आओ। अच्छा, फर्क हम कह रहे थे जी कि इंपेयरमेंट में रिवैल्यूएशन में क्या फर्क है? तो भाई रिवैल्यूएशन एक मॉडल है जो आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आपको रिवैल्यू मैं अज्यूम करता हूं हर साल करना पड़ता है, आप हर साल रिवैल्यू करते हो। एक बात तो ये बगैर किसी इंडिकेटर के आप कर देते हो, दूसरी बात ये इसमें सरप्लस भी आता है, लॉस भी आता है। लेकिन इंपेयरमेंट तो रिवैल्यूड एसेट की भी हो सकती है। आपने एक एसेट रिवैल्यू किया, अब उसका कंपेटिटर आ गया तो क्या वो वैल्यू लूज नहीं करेगा? रिवैल्यूएशन मॉडल में होगा तो कंपेटिटर कुछ नहीं करेगा। रिवैल्यूएशन मॉडल पे एसेट सारे रख ले जी, कोई कंपेटिटर आ ही नहीं सकेगा, ऐसा तो नहीं होता। एसेट में तो असर पड़ता है या नहीं पड़ता? तो आप कॉस्ट मॉडल पे हैं चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल पे हैं, डेप्रिशिएट दोनों सूत्रों में करते हैं। ऐसे ही है, कॉस्ट मॉडल पे थे तब भी डेप्रिशिएट करते थे एसेट, रिवैल्यूएशन मॉडल पे तब भी डेप्रिशिएट करते थे। बोलो, इंपेयरमेंट टेस्ट चाहे कॉस्ट मॉडल हो चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल हो, सिर्फ इंडिकेशन आने पर लगेगा, लगाएंगे हम। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन और इंपेयरमेंट में फर्क ये आया कि इंपेयरमेंट लॉस और रिवैल्यूएशन लॉस में फर्क है कि वो इंपेयरमेंट लॉस गेन नहीं हो सकता, लॉस ही आता है। रिवैल्यूएशन एक मॉडल है जिसमें एसेट को फेयर वैल्यू पे लेकर जाते हैं, फेयर वैल्यू पे लेकर जाते हुए गेन भी आ जाता है, लॉस भी आ जाता है। ठीक है, और वो किसी इंडिकेशन के बगैर हम करते हैं, जबकि इंपेयरमेंट टेस्टिंग इंडिकेटर में करते हैं और इसमें गेन नहीं, सिर्फ लॉस आता है। ठीक है ना, ये रिवैल्यूएशन, ये इंपेयरमेंट टेस्टिंग के बाद एसेट को रिवैल्यू नहीं कर रहे हैं हम, बेसिकली बस इंपेयर कर रहे हैं। ओके, दोनों में फर्क है, बार वक्त के साथ साथ मजीद ये फर्क निकलता जाएगा, खास तौर पर जिस दिन हम सवाल करेंगे, होपफुली अब मंडे की क्लास में करेंगे, रिवैल्यूड एसेट जिस तरह से वो करते थे अपनी वर्किंग, रिवैल्यूएशन मॉडल वाला एसेट होगा, फिर वो इंपेयर होगा। ठीक है, ओके जी बोले। बेटा वो थोड़ी सी बात, थोड़ा सा अभी वो बात आने लगी इंडिकेटर्स में। ठीक है, कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, ये इंडिकेशन है इंपेयरमेंट की। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना, महंगाई का, इन्फ्लेशन रेट का बढ़ जाना, बाहर आ गया, असरअंदाज होता है बिजनेस पे। ठीक है जी, अच्छा चलें, ले जी, बात क्या हुई फिर? बात क्या हुई भाई कि अगर इंडिकेशन हो इंपेयरमेंट की, बल्कि यूं चलते हैं कि हमने एसेट को इंपेयर तब करना है जब एसेट की रिकवरेबल अमाउंट उसकी बुक वैल्यू से कम हो। नींद आ रही है? अच्छा, अब ये पता कब लगता है? जब इंपेयरमेंट टेस्ट से एसेट को गुजारते हैं, और इंपेयरमेंट टेस्ट से कब गुजारते हैं? जब कोई इंडिकेशन हो। ठीक है, तो आज वाले हैंडआउट के अंदर सबसे पहली बात जो हमने डिस्कस करनी है, ये भी लिख ले, ये भी आपके लिए लिख के लाया हूं। इंपेयरमेंट लॉस तब आता है जब हम किसी इंडिकेटर को देखकर इंपेयरमेंट टेस्ट लगाते हैं और बुक वैल्यू ज्यादा होती है रिकवरेबल अमाउंट से। बल्कि मैंने जैसे बोला वैसे लिखो, घर से ये लिखा था, अब चेंज हो गया, आपकी क्लास में चेंज हो गया। मैंने क्या बोला? और रिकवरेबल अमाउंट गिर जाती है, इतनी गिरती है, इतनी बोला, और रिकवरेबल अमाउंट गिर जाती है कैरिंग अमाउंट से नीचे। ओके, जैसे आपकी बात बोला वैसे लिख देना, डन हो गया। लो भाई, इंपेयरमेंट लॉस तब आता है जब हम किसी इंडिकेटर को देखकर इंपेयरमेंट टेस्ट लगाते हैं और रिकवरी अमाउंट गिर जाती है, इतनी गिर जाती है, इतनी गिर जाती है कि इतनी एक बार लिखा हो, लेकिन इसके पीछे स्ट्रेस मेरा याद रखना, इतनी गिर जाती है कि बुक वैल्यू से नीचे चली जाती है, तो हम क्या कहते हैं? इंपेयरमेंट लॉस आ गया। ठीक है, तो अब हम बात क्या करने लगे जी? वो कौन से इंडिकेटर हैं जो कहां से सुनी जा रहे हैं? कल तो कंपैरेटर डाल के हमने जान छुड़ा ली थी, तो कौन से इंडिकेटर्स हैं? तो भाई स्टैंडर्ड ने 2 तरह के इंडिकेटर्स दिए हैं। लिख लो भाई, पहले लिख लो, आप लोग बात तो सुन नहीं रहे, चलो पहले लिख लो, फिर कुछ सामने आ जाए, बस लिखो, लिख लो। कैरिंग अमाउंट, सॉरी, आपको असल पसंद नहीं है ना सीए, आपको जो पसंद है वो लिख देता हूं, लो। लेकिन वो दूसरा आप जो करने आए वो भी जरूरी है, कुली आप ये इंटर रिलेटेड है बेटा, इसलिए
अच्छा जी, आप सुन ले, बात कर दें जी। ये सारी बात हम काफी कर चुके हैं। मसला ये कि कल से इंडिकेटर सुनी जा रहे हैं। इंडिकेटर कौन से इंडिकेटर्स, क्या इंडिकेटर्स को बताएं जरा। तो भाई स्टैंडर्ड ने कहा दो तरह के इंडिकेटर्स हैं, एक वो जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, एक्सटर्नल, ठीक है, और दूसरे वो जिन पे आपका कंट्रोल है, यानी इंटरनल। एक्सटर्नल इंडिकेटर कौन कौन से हो सकते हैं, पढ़ लेते हैं, साथ साथ ही एक्सप्लेन भी होता जाए, ताकि एसिड की मैं तरतीब जिससे पढ़ाऊंगा उस तरतीब से पढ़ने में से, चलो इसी की तरतीब से पढ़ते हैं। एसिड्स वैल्यू हैज डिक्लाइंड। अच्छा, एसिड की वैल्यू डिक्लाइन कर गई है जी। यार ये तो वैसे भी हर साल करती है डिक्लाइन, तो ये डेप्रिसिएशन हो रही होती है, ये इंपेयरमेंट का इंडिकेटर कैसे हो सकता है? सर पूरी बात पढ़े ना, गोलियां ना कराएं, फिल्में ना कराएं, पूरी बात पढ़ें, तो पूरी बात पढ़ के देखते हैं। एसिड्स वैल्यू हैज डिक्लाइन मोर देन वुड बी एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम और नॉर्मल यूज। कह रहा है जो वक्त गुजरने के साथ या नॉर्मल यूज की वजह से वैल्यू लूज होती थी, वो तो डेप्रिसिएशन में चली जाती थी ना, लेकिन ये उससे ज्यादा डिक्लाइन आ गया, नॉर्मल से ज्यादा डिक्लाइन आ गया, तो ये क्या है? इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है। अब पूरा जुमला पढ़ लो। एन एसेट्स वैल्यू हैज डिक्लाइंड ड्यूरिंग द पीरियड सिग्निफिकेंटली। कितना सिग्निफिकेंटली? मोर देन वुड बी एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, थ्योरी पढ़ना से बोर नहीं लगता आप लोगों को? चलो ना पढ़े कोई नहीं, पेपर फेल ही होना और क्या। आई कैप में ये IS 36 एमसीक्यूज के लिए बहुत फेवरेट स्टैंडर्ड्स में से एक है, और उन एमसीक्यूज में सबसे फेवरेट एमसीक्यूज भी यही हैं, इंडिकेटर्स वाले। आप बोर हो रहे हैं? आप चेक करके देख लो, आई कैप के पास से उठा के देख लो, आपको बहुत शायद सबसे ज्यादा इसी के एमसीक्यूज मिले आपको मुख्तलिफ अटेम्प्ट्स के अंदर। सबसे ज्यादा ना भी मिले तो अच्छे खासे जरूर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने पूरे सवाल भी आते हैं, मैंने आपको दिए, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन 7-8 नंबर का, और कभी कभी वो उस अटेम्प्ट में नहीं देता, उनको एमसीक्यू में 6-7 एमसीक्यू पूछ लेता है, इसके 5-6 2-3 तो होते ही हैं इसके। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ये एरिया बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बोल रहे हो कैसा लगा थ्योरी पढ़ना, कैसा लगता है? स्टैंडर्ड्स भी ले लीजिए, मैं वहां से ये निशान भी लगवा दूंगा इंशाल्लाह इंडिकेटर्स पे, ठीक है। अच्छा जी, एसिड की वैल्यू डिक्लाइन कर गई सिग्निफिकेंटली, मोर देन नॉर्मल और पैसेज ऑफ टाइम वाले डिक्लाइन से ज्यादा। जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, नॉर्मल यूज जा पैसेज ऑफ टाइम से डिक्लाइन करेगा, उससे ज्यादा डिक्लाइन कर जाना, ये क्या है? एक जाहिर सी बात है, नॉर्मल में तो डेप्रिसिएशन कर ही रहे थे, डेप्रिसिएशन से आगे बढ़ के जो वैल्यू गिरानी है हमने, वो क्या कहलाती है? वो तो इंपेयरमेंट होती है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अहमद तो बस चलानी थी ना, क्या नाम है तुम्हारा? मर्दान वाले हमाद खान ने प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स बनाने की एक फैक्ट्री लगाई, शापर, तो शापर बनाने वाली एक फैक्ट्री लगाई हमाद खान ने। अब हुकूमत ने कहा ये तो सारा माहौल ही खराब कर रहे हैं प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स। हुकूमत ने कहा, लॉ पास किया, आज से प्लास्टिक के शॉपिंग बैग, शापरों पर पाबंदी, प्लास्टिक के शापरों पर, शॉपर नहीं शापर कहना, उर्दू में तो शापर है ना ऐसे। अब सुने मुझे ये बताएं कि इसने फैक्ट्री लगाई थी, ठीक है, हो सकता है उस वक्त और भी लोग शॉपर्स बना रहे हो, ठीक है, तो अगर ये बंद भी करता तो शायद कोई और बंदा खरीद के इस्तेमाल कर सकता था, तो फिर वैल्यू भी होती। खुद भी इसने वैल्यू एंड यूज डिटरमिन की हुई थी ना, जाहिर सी बात है, सोचा था ये फैक्ट्री लगाते हुए कि मैं अगले 10 साल 20 साल इस फैक्ट्री में शॉपिंग बैग्स बनाऊंगा, बना के बेचूंगा, ठीक है। लेकिन एक ऐसा लॉ पास हुआ जो हमाद खान के काबू में नहीं था, लेकिन एट द सेम टाइम ये इस एसेट को डराएगा। ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये डराने वाली चीजें होती हैं, ठीक है। इंडिकेटर है कि नहीं है कि एसेट की, देखो एक एसेट की होगी बुक वैल्यू, लेट्स से इसने जब करोड़ रुपए का एसेट खरीदा था और अभी तक सिर्फ 20 लाख डेप्सिट हुआ था, 80 लाख अभी इसने डेप्सिट करना था, बुक वैल्यू, ठीक है। लेकिन जैसे ये लॉ पास हुआ, अब कोई इस प्लान को खरीदेगा? बाजार में जाता है पूछने, तो फिर वैल्यू नहीं लग रही। फिर वैल्यू यूज क्या थी? इस्तेमाल करके इससे फायदा लेंगे। इस्तेमाल करके क्या फायदा लेंगे? क्या इस्तेमाल करके शॉपर बिकेंगे? नहीं बिकेंगे। इसका मतलब ये एक इंडिकेटर है, जो हमारे बस में नहीं थी वो बात हो गई, बहरहाल ये एक इंडिकेटर है, लॉ बदल गया है, और उस लॉ के बदलने का एडवर्स इफेक्ट पड़ा है हमारे इस एसेट पे। अच्छा ये जरूरी है। अहमद भाई की सिर्फ ये डायवो नहीं चलती, अहमद भाई के ट्रांसपोर्ट कंपनी दूसरी भी है, जो ट्राले वाले भी उन्होंने रखे हुए हैं, ठीक है। क्या कल वाले सवाल में जो यूटॉन्ग आई थी, वो अहमद भाई के ट्रालों वाले एसेट्स को, ट्रालों को भी इफेक्ट डाल रही थी, सिर्फ बस को उसने इफेक्ट डाला, ठीक है ना। तो ये जरा बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहां पे लिखी भी होगी, अभी पढ़ो आगे, जितना पहले अंडरलाइन को सिर्फ उतना पढ़ लीजिएगा। सिग्निफिकेंट चेंज है इन लॉज एंड रेगुलेशंस दैट हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपनी, ठीक है। अब इसी तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, मार्केट की नॉर्म बदल जाए, ठीक है। पहले लोग पी कैप पहनते थे, फिर अब लोगों ने ज्यादा इस तरह की टोपी पहननी शुरू कर दी। अब जो मार्केट में से रवाज ही निकल गया, ठीक है। अब रवाज निकल गया तो जो ये वाली टोपी बनाने वाली फैक्ट्री थी, उसने मार्केट बदल गई ना, ठीक है। टेक्नोलॉजी बदल गई, आप जिस मशीन से आप चीज बना रहे हैं, लोगों ने उससे अच्छी वाली मशीन मंगवा ली है, वो कम वक्त में ज्यादा चीजें बनाती हैं, ठीक है। अब वो आगे निकल जाएंगे चीजों के अंदर। तो बाहर ये चीजें क्या है? चेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए, मार्केट में चेंज आ जाए, इकोनॉमिक फैक्टर्स में चेंज आ जाए, लॉज एंड रेगुलेशन में चेंज आ जाए, ये सारे चेंजेस आपके पास में नहीं है, लेकिन इन चेंजेस की वजह से एडवर्स इफेक्ट आए कंपनी को। एडवर्स होना चाहिए, ये ना हो के लॉ ऐसे बदले कि आपको फायदा दे रहा है तो आपको इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है। नहीं भाई नहीं, इंपेयरमेंट गेन तो हो नहीं सकता। रिकवरेबल कोई ऐसा काम हो जिससे रिकवरेबल अमाउंट बढ़ रही है, तो वो इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट नहीं है, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट का गिरना इंपेयरमेंट है। इतना गिरना के आपकी नजरों से गिर जाए, आप खुद को बुक वैल्यू तस्वीर करें तो आपकी नजरों से गिर जाए रिकवरेबल अमाउंट, तो क्या है? एसेट इंपेयर्ड, ठीक है ना। तो रिकवरेबल अमाउंट का गिरना
ये फेयर वैल्यू के गिरने से भी हो सकता है, ये वैल्यू इन यूज के गिरने से भी हो सकता है। ये दो चीजें रिकवरेबल अमाउंट में, तो अगर ये दोनों चीजें गिरती हैं तो ये एक शक पैदा कर देता है कि रिकवरेबल अमाउंट गिर गई हो, इतनी ना गिर गई हो कि वो बुक वैल्यू नीचे चली जाए, इसलिए इंपेयरमेंट टेस्ट लगाते हैं ना। ठीक है, तो दो चीजें, पहली चीज एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन आ गया जो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था, रूटीन वाले से ज्यादा था, इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट है। फिर लॉ बदल गया, मार्केट की नॉर्म बदल गई, इकोनॉमिक फैक्टर को बदल गए, टेक्नोलॉजी बदल गई, और इसके बदलने से बिजनेस पे एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये क्या है? इंडिकेटर है ना। अब इंडिकेटर है इंपेयरमेंट का, जैसे भाई की फैक्ट्री गई, अब समझो। ठीक है, तो सही है। क्या मसला आ रहा है तुम्हारा? तुम शक्ल बता रहे हो, सवाल तुम सोचने लगे, पहले बता दो, आगे रुकना मैंने फिर। अच्छा भाई, समझ आई? दो हो गए जी। यार मिसाल के तौर पे कोरोना आ गया, आया था, कुछ लोगों को छक्का लग गया, कुछ लोग बिल्कुल फारिग हो गए, कुछ बिजनेस बिल्कुल बूम कर गए थे, कुछ बिजनेस जो है वो ज्यादातर बिजनेस फारिग हो गए थे। अब वो क्या था? अब आपके पास में तो नहीं था, कोरोना आ गया था, बस ठीक है। अब उसने अगर इफेक्ट डाला आपके बिजनेस के ऊपर, तो आप एसेट्स को इंपेयर करो, नहीं मिलने अब आपको पैसे, करो लॉस बुक, कल को करनी आज कर लो, हो सकता है ना इस तरह। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर, इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर सिर्फ यही नहीं होता, और बहुत सारी चीजें वो इकोनॉमिक्स के उस्ताद से पूछना ना। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है, जैसे अभी ये हालात चल रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स के उस्ताद आपको अच्छा बताएंगे, ठीक है ना। तो सिर्फ यही नहीं होता, मैंने जस्ट एक ऐसी बात बोल दी। अच्छा जी, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट। ये क्या चक्कर है? इस चक्कर के लिए जरा वक्कर लगाते हैं। ये सवाल कल किया था, 45, 45, 45 और 8, ये तीन कैश फ्लोस निकाली थी ना। रेट क्या था? इंटरेस्ट रेट कितना था? 15%। ठीक है, अच्छा चलो पहले जरा ये कर लेते हैं। अच्छा जी, 15% इंटरेस्ट रेट लगाएं तो रिकवरेबल अमाउंट क्या आती है? सॉरी, वैल्यू यूज क्या आती है? 108। वो रिकवरेबल अमाउंट भी है। ठीक है, अच्छा थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो कि सवाल में रेट कितना था? 10%। जल्दी से मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दिखाओ। अगर रेट 10% हो जाए, कैश फ्लोज ये 45, 45, ये वाला लगाना, ये वाला लगाना, एनविटी का टाइम बचाना। ठीक है, 45 में एनविटी का फॉर्मूला लगाओ, 117 पॉइंट, तो 118 हो गया। ये देखो जी, किया हुआ काम 11 तो आ गया, 8 हो गया। चलो माशाल्लाह, ये भी बड़ा है। जी, अगर रेट 15% था तो वैल्यू इन यूज यानी प्रेजेंट वैल्यू 108 थी। रेट हमने गिराया 10% पे, तो वैल्यू इन यूज बढ़ के हो गई 118। ठीक है, चलो अज्यूम करो वैल्यू इन यूज, ये रेट है 21% हो गया आजकल जैसे चल रहा है जी, 98। मतलब अगर रेट 15% था तो वैल्यू 108 थी। अगर रेट को हम गिरा लें 21 और बढ़ा लें 21% पे ले जाएं तो रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाती है। डिस्काउंटिंग है ना, जितना ज्यादा रेट यूज करेंगे उतनी प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट रेट और वैल्यू इन यूज का इनवर्स रिलेशन है। इंटरेस्ट रेट जितना बढ़ता जाएगा, रिकवरेबल अमाउंट वैल्यू इन यूज उतनी कम होती जाएगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए मैं वैल्यू इन यूज की बजाय इसको रिकवरेबल अमाउंट बोलूं जरा समझाने के लिए, क्योंकि वैल्यू इन यूज का कम होना अल्टीमेटली समझो रिकवरेबल अमाउंट का कम होना ही है ना। तो बोलो, अब मैं ये बोलूंगा, अगर हम इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं तो रिकवरेबल अमाउंट बढ़ जाती है, और अगर हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं तो रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाती है। अब मेरा सवाल, रिकवरेबल अमाउंट का बढ़ना इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट होगा या रिकवरेबल अमाउंट का कम होना इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट होगा? क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट का गिरना खतरनाक है, इतना ना गिर जाए बुक वैल्यू से नीचे गिर जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट रेट का बढ़ना इज एन इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट, नॉट इंटरेस्ट रेट का घटना। ओके, किधर गए जी? एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को छोड़ो, इसको छोड़ो, बस जो आपके सामने अफेक्टिंग द वैल्यू इन यूज ऑफ एसेट, अफेक्ट करती है। इंटरेस्ट रेट का बढ़ना वैल्यू इन यूज को कम कर देगा। आपने यहां पे लिख लिया होगा, अफेक्टिंग को लिख दिया होगा, कम कर देगा। इंटरेस्ट रेट का बढ़ना क्या करेगा जी? कम कर देगा वैल्यू यूज को। ठीक है, अच्छा जी, अब एक और चीज भी स्टैंडर्ड में लिखी हुई है, आईकेप ने भी लिख दी अपनी किताब में, आगे जाके आपको वैसे समझ आनी सही मानो में तो इसकी, जब हमने स्टेटमेंट इक्विटी के टॉपिक पे पहुंचना है, फिर या ईपीएस का टॉपिक करना है। लेकिन चलो यहां पे जितना हो सकता है मैं बात कर देता हूं। एसेट्स इक्वल होते हैं इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। अगर मैं इक्विटी को पूछना चाहूंगा इक्विटी कितनी होती है, तो वो क्या होती है? एसेट्स माइनस, इसको हम यूं भी कह सकते हैं, ये नेट एसेट्स होते हैं। एसेट्स माइनस लायबिलिटी को नेट एसेट्स कह सकते हैं। बड़ी सिंपल सी क्वेश्चन, आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ी हुई है अकाउंटिंग में, उसी को मैंने थोड़ा सा ऐसे रद्दो बदल किया उसमें। ठीक है, कभी ऐसे रद्दो बदल किया आपने? पहले कब किया? इंट्रो में किया था, गुड। लेकिन उसमें तो आपको कोई एक चीज फाइंड करनी होती है तो करते होंगे। खैर ये बात पता होनी चाहिए कि एसेट्स लेस लायबिलिटीज नेट एसेट्स कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगली बात आपको भी पता नहीं है और ना मैंने अभी पढ़ाई है, उधार है। जिस दिन इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ाऊंगा ना, इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के टॉपिक में, उस दिन आपको मैं एक बात बताऊंगा, अभी भी बता रहा हूं, लेकिन उस वक्त असल में करवाऊंगा भी सही सवाल, फिलहाल सिर्फ अभी बता रहा हूं कि शेयर कैपिटल के अकाउंट में हमेशा सिर्फ फेस वैल्यू नजर आती है। ठीक है, जितने का एसेट के ऊपर लिखा होता है, लेट्स से 10 रुपए, पाकिस्तान में 10 रुपए। ठीक है, अच्छा अब 10 रुपए की फेस वैल्यू शेयर कैपिटल में पड़ी है, जो इक्विटी में पड़ा है,
ठीक है, लेकिन मार्केट के अंदर वो 10 वाला शेयर हो सकता है जब वो मतलब 250 का बिक रहा हो, 1200 का बिक रहा हो, ब्लू चिप्स है, पता नहीं कितने कितने महंगे शेयर्स हैं, बिक रहे हो महंगे। क्या मतलब कि मार्केट वैल्यू शेयर्स की डिफरेंट हो सकती है। बुक्स के अंदर तो वो शेयर्स होते हैं वो अपनी फेस वैल्यू पे नजर आ रहे होते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस की शेयर प्राइस पर डिटरमिन करते हैं। जैसे इसी इक्विटी के अंदर रिटेन अर्निंग्स भी बड़ी होती हैं। आपको पता है शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग्स, बहुत ज्यादा रिटेन अर्निंग्स होने का मतलब कंपनी के पास बड़े प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट हुए पड़े हैं, तो कोई भी उस कंपनी का ओनर बनना चाहेगा, बड़े प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट हुए पड़े। क्या ख्याल है? ठीक है ना? तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मार्केट प्राइस डिटरमिन कर रही होती हैं। हम इंशाल्लाह ईपीएस के टॉपिक में एक रेशो पढ़ेंगे, प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो बेसिकली ईपीएस के टॉपिक से रिलेट करती है, लेकिन जाके पढ़ते उसको रेशो के टॉपिक में। तो प्राइस अर्निंग रेशो ये डिटरमिन कर रही होती है कि मार्केट प्राइस, किसी भी शेयर की मार्केट प्राइस कैसे डिटरमिन हो रही होती है। वो बंदों का, मार्केट का उस बिजनेस के अंदर कॉन्फिडेंस होता है बेसिकली। ठीक है ना? खैर ये बातें और तरफ निकल रही हैं। एक जुमला सिर्फ लिखा होता है वो समझाना मकसूद है यहाँ पर कि नेट एसेट्स इक्वल टू, मैं कह सकता हूं, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है ना? बुक्स के अंदर जो इक्विटी नजर आ रही है और बुक्स के अंदर जो एसेट्स नजर आ रहे हैं ये बराबर है। ठीक है, सही है? अच्छा, मिसाल के तौर पे ये बना है 1000 और 1000। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, अब हमने ना ऐसे ही हमें पागल कल्प ने काटा क्याफ वाले, और हमने कहा यार चेक तो करते हैं शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे 100 शेयर्स थे टोटल हमारे इशू में, मार्केट से पता किया तो एक शेयर की वैल्यू थी 90 रुपए। ठीक है, बताओ क्या आंसर आता है? ज्यादा हो गया, बहुत कम कर दो, 9 रुपए कर दो। अब मैं दोनों बातें बताई, अगर 9000 आती तो हम क्या कहते, एसेट्स जो हैं बिजनेस की वैल्यू तो उससे बहुत ज्यादा है, ओवर वैल्यूड नहीं है। लेकिन मैं पॉइंट ये वाला समझाना चाह रहा हूं, हमने 100 शेयर्स को जब चेक किया तो मार्केट में उनकी वैल्यू कितनी आ रही है? 9 रुपए। इसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या कहते हैं जी? लिखा हुआ है फॉर्मूला इसका, ये लिखा हुआ है, शेयर्स जितने हैं इनटू मार्केट प्राइस। अब 1000 रुपए के एसेट्स है, उसके अगेंस्ट इक्विटी 900 भी है, तो मतलब क्या चीज ओवर वैल्यूड है? वो तो मार्केट प्राइस है। एसेट क्या हुए पड़े हैं? ओवर वैल्यू हुए पड़े हैं। दिस इज एन इंडिकेशन, दिस इज आल्सो एन इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। जरा पढ़ के देखते हैं। द कंपनीज नेट एसेट्स, नेट एसेट मतलब क्या होता है? ऊपर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। द कंपनीज नेट एसेट्स हैव हायर बीवी देन इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन। बुक वैल्यू कितनी है नेट एसेट्स की? 1000। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? 900। तो हायर क्या है? 1000। नेट एसेट्स की बुक वैल्यू, दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट। उसी की हेडिंग में लिखा हुआ, तफसील पढ़ते हैं आप। Company's net assets have a higher carrying value than its market capitalization, indicating that asset might be overvalued. ठीक है, आगे उसने बताया मार्केट कैपिटलाइजेशन होती क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन इज टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ द एंटिटी एंड इज यूजुअली कंप्यूटेड एज मार्केट वैल्यू पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, तो भाई वैसे तो स्टैंडर्ड के अंदर निशान लगवा दूंगा, फिर भी 4 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जागो जो हमारे बस में नहीं है इंडिकेटर के इंपेयरमेंट के। नंबर 1, एसेट की वैल्यू डिक्लाइन हो जाना, एक्सपेक्टेड जो नॉर्मल यूज है उससे ज्यादा। ठीक है, टेक्नोलॉजी, लॉ, इकोनॉमी वगैरह का चेंज हो जाना जो बिजनेस पे एडवर्स इफेक्ट डाले। इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना जो वैल्यू यूज को कम कर देगा, यानी रिकवरेबल अमाउंट को। और एसेट की बुक, नेट एसेट्स की बुक वैल्यू का मार्केट कैपिटलाइजेशन से, हाँ मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के नीचे चला जाना। ये तीनों क्या है? चारों क्या है? इंडिकेटर्स ऑफ, लेकिन कौन से? एक्सटर्नल। इन पे हमारा जोर नहीं चलता। ठीक है, सॉल्व करते वक्त क्या फर्क होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एमसीक्यूज के लिए फर्क है, इसलिए स्टैंडर्ड में निशान भी लगवा दूंगा। ठीक है ना? सवाल में इंटरनल या एक्सटर्नल है, हमने तो इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना। ठीक है, वो सेम है, सॉल्व करने में कोई मसला नहीं है। एक आधा एमसीक्यू ये नहीं आते तो एक आधा एमसीक्यू में शायद मिस हो जाए, 2 एमसीक्यू। ठीक है, अच्छा जरा आप सॉल्यूशन को ना पढ़ो फिलहाल, जितना पढ़ा रहा उतना पढ़ो जी। इधर देखो, एविडेंस इज अवेलेबल ऑफ फिजिकल डैमेज ऑफ एन एसेट। भाईजान कोई कंपेटिटर नहीं आया था यार, कंपेटिटर को वैसे कहां डालेंगे? कंपेटिटर को मार्केट में नहीं डालेंगे। मार्केट में एक नया एंट्रेंट, नया कंपेटिटर आ गया जिसकी वजह से हम पे बुरा असर पड़ रहा है इधर मार्केट में। ठीक है ना? अच्छा, कोई कंपेटिटर नहीं आया, लेकिन भाईजान को एक दिन शौक चढ़ा कि लाहौर से वापस मैं खुद ही चला के जाऊंगा। बस फिर क्या था? बस फिर नहीं थी, यानी कि टक्कर होगी बस की, सारे बंदे बिल्कुल बच गए, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बच गए। किसी का बाल भी बीका नहीं हुआ, लेकिन बस की ना तबाही होगी, तबाह दे पठानो, बस तबाह दे। अब क्या लगता है? बस की फेयर वैल्यू में कमी आ गई होगी, जाहिर बात है। हो सकता है वैल्यू यूज में भी कमी आ गई हो, क्यों? क्योंकि हो सकता है वो उतनी स्पीड पे उतनी चक्कर ना लगा सके, हो सकता है 4 सीटें भी कम करनी पड़े अगले वाली हमें, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल तो एसिड का एक एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर भी कट दो। तो सुन लो, अब एक्सीडेंट की वजह से शक पड़ गया है कि कहीं रिकवरेबल अमाउंट, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट में क्या होता है? फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज, तो ये दोनों कम होने का खतरा है ना एक्सीडेंट के बाद। ठीक है, तो एक्सीडेंट से रिकवरेबल अमाउंट के गिरने का खतरा पड़ गया, और ये खतरा पड़ गया कि इतनी ना गिर जाए तो बुक वैल्यू नीचे चली जाए। ठीक है, तो फिर ये इंपेयरमेंट का इंडिकेटर हुआ। तो ध्यान करें, इंपेयरमेंट का इंडिकेटर हुआ। किसका कसूर है? किसने कहा था? नहीं पता, नहीं जांच आती है, मतलब अल्लाह ने दे दिया तो क्या कुछ भी करोगे फिर? मतलब
समझ आ गई ना? अच्छा जी, हाँ, वक्त रहमान ट्रेवल्स। देखो भाई, वक्त रहमान, पिछली बार वाली एग्जांपल याद आ गई यार, मुझे लिख लेने दो, मैंने एक चीज लिखनी है। हाँ, नेस्ले योगर्ट, ये पुरानी एग्जांपल याद आ गई। नेस्ले का दही, वो दही नहीं है जो आप लोग मेरे दिमाग का बनाते हैं कभी कभी, ये वो दही है जो नेस्ले वाले बनाते हैं और बना के बेचते हैं, ठीक है। अब नेस्ले वालों ने ये दही बनाने के लिए अच्छा खासा सेटअप लगाया होगा, बोलो, उन्होंने एक बड़ा सा प्लांट लगा होगा, वहां पे बहुत सारे मुलाजिम काम कर रहे होंगे, एक अच्छा खासा सेटअप चल रहा है, ठीक है, जाग रहे हैं ना सब बच्चे, ठीक है, लिख लिख के बातें तो नहीं हो रही, अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा पूछ लूं क्या पता लगता है, ऐसा कुछ हुआ तो मैंने पढ़ नहीं है सारी क्लास के सामने, जो पकड़ा गया बता रहा हूं मैं, जो पकड़ा गया इधर से इधर से, फिर मैंने उठा ली, बातें पढ़ ली है, फिर लिखी बातें तो पढ़ी जा सकती है ना। अच्छा सुने, नेस्ले वालों ने ये सारा सेटअप जो लगाया हुआ था, तो नेस्ले वालों ने डिसीजन लिया कि अब हम दही मजीद नहीं बनाएंगे। और ये एकदम से नहीं होता कि रात को आपको मजदूरी मिल रही हो, शाम को घर जाते हुए, और नेस्ले वाले कह रहे हैं आपको भजन काल से नहीं आना, ये बंद है, दुकान बंद रहेगी, ऐसा नहीं होता। बल्कि आपको आप FY2 में जाके पढ़ोगे, I37 के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग का पूरा एक एरिया है, टॉपिक है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि फॉर्मल प्लान बनाना पड़ता है पहले, फिर उसको कम्युनिकेट किया जाता है, और फिर जो लोग जा रहे होते हैं उनको कुछ पैसे पूसे दे के भेजा जाता है। अब 300 मुलाजिम थे हमारे उस प्लांट पे, उन 300 मुलाजिमों ने तो बाहर सड़क ब्लॉक कर देनी है, एहतजाज, नामंजूर, हमें सड़क पे आ गए, भूखे मरेंगे, क्या करेंगे, ईमान नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, तो खैर अब उसके लिए ये होता है कि उनको 6-6 महीने की नॉर्मली तनख्वाह दी जाती है कि ये तनख्वाह पकड़ो, साढ़े मगरों लो, ठीक है, जाके घर रेस्ट भी करो 6 महीने और नौकरी भी ढूंढो, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, हमें चलाने के लिए और तो मजबूर कोई नहीं कर सकता, हम आपको 6 महीने की तनख्वाहें दे रहे हैं, ये गोल्डन हैंडशेक वगैरह इस तरह की चीजें आया करती हैं, ठीक है ना। तो नेस्ले योगर्ट बनाना डिसकंटिन्यू कर रहे हैं हम, नेस्ले वाले, ठीक है, सही है, समझ आ गई। अब जिस प्लांट पे हम योगर्ट बना रहे थे, हो सकता है अब वो प्लांट कहीं और बिके भी ना, मतलब वो वाला दही तो कोई नहीं, प्राइमा वाले तो अपनी तरह का बनाते हैं, उनका तो अपना प्लांट लगा हुआ है, इनको तो अपना अलग से था, मिसाल ले रहा हूं, हो सकता है फेयर वैल्यू पहले भी ना हो रही हो, लेकिन नेस्ले वाले ये सोचा करते थे कि हम इस कॉस्ट को रिकवर कर लेंगे यूज करके, तो वैल्यू यूज बढ़ी थी। लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं कि अगले साल 2 साल के अंदर हम ये बंद कर देंगे, तो क्या वैल्यू यूज कम होने का खतरा नहीं पड़ गया? बोलो, प्लान टू डिसकंटिन्यू और रिस्ट्रक्चरिंग भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, प्लान टू डिसकंटिन्यू और रिस्ट्रक्चर अ बिजनेस। जिस बिजनेस के अंदर कोई एसेट यूज हो रहा था जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो इफेक्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके रिस्ट्रक्चरिंग के, उसके डिसकंटिन्यूएंस के प्लान से हमारा ये जो प्लांट था, इसकी रिकवरेबल अमाउंट गिरने का खतरा है, इतने गिरने का खतरा है, मैं बताता हूं हमारी गलती, इतने गिरने का खतरा है कि वो बुक वैल्यू से नीचे गिर जाए। भाई कह रहे हैं हमारी क्या गलती है, ना करो बंद, क्यों कर रहे हो बंद, ठहर जा, क्यों कर रहे हो बंद कर रहे हो, अपनी मर्जी से कर रहे हो ना, अपनी डिसीजन मेकिंग है ना, सोच रहे हो यार मैं जरा जूस ज्यादा बना लूंगा, मैं पानी पे ज्यादा फोकस करना चाहता हूं, ठीक है, तो बाहर की मार्केट फोर्स ने आगे तो आपको बंद नहीं करवाया, वो होता तो टेक्नोलॉजिकल चेंज में पड़ा होता, ठीक है, अपनी मर्जी है ना, इसलिए एक्सटर्नल इंटरनल है, लेकिन इंडिकेटर है, अकाउंटिंग सेम है, अकाउंटिंग तो क्या है, आपने खुद फैसला किया है, या मार्केट खराब हो गई और आपको बंद करना पड़ रहा है, दोनों सूरतों के अंदर इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी। आपके मार्केट ने आगे बंद कराया तो वो इंटरनल है, और आपने खुद डिसकंटिन्यू करने का, रिस्ट्रक्चर करने का प्लान कर लिया तो वो इंटरनल हो जाएगा, ठीक है जी। हाथ खड़ा करने की कोशिश करें बेटा, फेयर वैल्यू है ही नहीं, क्या बात कर दी तुमने, क्या बात कर दी, बुक वैल्यू है एसेट की 100, ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट हायर होती है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू गिवन ही नहीं थी सवाल में, या है ही नहीं थी, डन हो गया, लेकिन वैल्यू इन यूज थी, ठीक है, और वो 120 थी, लेट्स से, ठीक है, तो हायर क्या है 120, ये क्या है रिकवरेबल अमाउंट, हमने यहां पर लिखा और लिखकर कहा कि जी हमारा एसेट इज नॉट इम्पेयर्ड, ये था जब हमारा प्लांट चल रहा था, ठीक है। अब हमने सोचा नहीं चलाना, नहीं बनाना मजीद दही, सर के दिमाग की दही आज के बाद बनानी बंद, आप सब डिसाइड करके आगे डिसकंटिन्यू, अच्छा, तो आपका एसेट इम्पेयर नहीं होगा, इंडिकेशन है ना इम्पेयरमेंट की, आप लोग क्या डिसाइड करके आए हो कि अब सर के दिमाग की दही नहीं बनाएंगे, सर कहेंगे चुप बैठे तो चुप बैठेंगे, होमवर्क करेंगे तो होमवर्क करके आएंगे, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, सर के दिमाग की दही नहीं बनेगी तो सर इंपेयर नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा चलें, वापस आए, हमने सोचा था कि चलेंगे और चल के ये रिकवर हो जाएगा, कुछ प्रॉफिट भी आएगा, बंद कर दिया, वैल्यू इन यूज जीरो, कम इतनी कम हुई, मैं जीरो कह देता हूं, ठीक है, चलो थोड़ी बहुत अभी साल चलना है, 10 रुपया नहीं है, बताओ अब आ जाएगा, इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा, सही है। तो भाई अगर अच्छा दोनों सूरतों में ऐसे ही है, रिकवरेबल अमाउंट होती है दोनों में से हायर, जो एक चीज दे दे दूसरी ना दे तो फिर रिकवरेबल अमाउंट वही एक चीज बन जाएगी भाई, सवाल में सिर्फ फेयर वैल्यू दे दे, वैल्यू यूज नहीं है, आप क्या करोगे, मैंने खेलना जा रहा था बिट्टा चुप के अपनी कार, बिट्टे मेरी थी हैं, मैं जा रहा हूं, मैंने नहीं आउट ही हो ना, मैंने नहीं पेपर देना, ये क्या बात हुई, मैं कैसे निकालूं रिकवरेबल अमाउंट जब वैल्यू यूज गिवन ही नहीं है, डाटा उसका सिर्फ फेयर वैल्यू कॉस्ट दे दिया उसने, बदतमीज ने, ऐसा नहीं करना, इन दोनों में से कोई एक गिवन होगी दूसरी नहीं होगी, तो फिर दूसरी जीरो नहीं होती, लेकिन अज्यूम करेंगे दूसरा नहीं है, तो यही रिकवरेबल अमाउंट है। ये एमसीक्यू में 1-2 बार टेस्ट कर चुका है, बात मैंने ऐसे मजाक में नहीं की, 1-2 बार एमसीक्यू में ये बात डिस्कस कर चुका है कि अगर किसी एक चीज की फेयर वैल्यू गिवन नहीं है तो फिर वैल्यू यूज उसकी क्या होगी, रिकवरेबल अमाउंट। मर्जी आपकी, इंपॉर्टेंस ना दिया गया ऐसी बातों को जी। तो नेस्ले योगर्ट पढ़ो भाई, सिग्निफिकेंट एडवर्स चेंज एडवर्स आ रही है, इंक्लूडिंग द एसेट बिकमिंग आइडल, बंद हो गया जी। अब वो जो मजदूर
वो वाला जो टेक्निकल लोग वो वाला ऐसे चलाते थे वो मुल्क छोड़ के चले गए, अब कुछ चलाने वाला ही नहीं है, आइडल पड़ा है, कुछ चला नहीं सकता, पड़ा आइडल, बंद पड़ा है। और अहमद बंद पड़ा है, आंखें बंद करो। सोने लगे थे तुम, सोने लगे थे। अच्छा सुनो भाई, सुनो जाके, यार मुश्किल होता है, मेरा आज और भी ज्यादा लग रहा है क्योंकि अकाउंटिंग कर रहे हो ना तो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत से भी ज्यादा है। आइडल पड़ा है, प्लान टू डिसकंटिन्यू और रिस्ट्रक्चर, एक ही बात होती है, ठीक है। प्लान टू डिसकंटिन्यू और रिस्ट्रक्चर, नेस्ले योगर्ट बंद करने का फैसला, ये लिखा करें ऐसी बातें, मुझे लिख के बताना पड़ता है कि ये लिखो, मतलब अच्छे बच्चे तो होते हैं जो पता हो पहले से कि हमने क्या लिखना होता है, ऐसी बातें बाद में नहीं समझ आ रही होती, ठीक है। एसेट आइडल हो गया, या प्लान है टू डिसकंटिन्यू रीस्ट्रक्चर ऑपरेशन टू व्हिच एसेट बिलोंग्स, योगर्ट वाला प्लांट या बंद पड़ा है, या हम बिजनेस ही बंद कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बंद आइडल होता है, थोड़ी देर के लिए बंद पड़ा होगा, लेकिन वो ज्यादा लंबा अरसा हो गया किसी वजह से, या प्लान टू डिसकंटिन्यू और रीस्ट्रक्चर द ऑपरेशन टू व्हिच एन एसेट बिलोंग्स। अगर ये प्लान टू डिसकंटिन्यू और रीस्ट्रक्चर एडवर्स चेंजेस लेकर आ रहा हो तो ये भी क्या है, इंपेयरमेंट का इंडिकेटर। इंटरनल क्यों है, मैंने भाई को बता दिया, ठीक है, क्योंकि हमारी अपनी मर्जी, हमारा अपना फैसला, ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग, प्लान टू डिसकंटिन्यू। अच्छा जी, उससे अगले में एडवर्स चेंजेस, अब इसमें क्या है, डिस्पोज ऑफ एन एसेट बिफोर प्रीवियसली एक्सपेक्टेड डेट एंड रीअसेसिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट एज फाइनाइट रादर देन इंड, ठीक है। कुछ ऐसे भी ध्यान में रख ले यार, मैं वैसे पैराज हाईलाइट भी करवा दूंगा। सादा बात है, वो कहता है जी हमने जैसे पहले सोचा था कि फलां दिन तक एसेट को चलाएंगे, लेट्स से यहां खड़े हैं आप, आपने सोचा 1 2 3 4 5 6 साल हम चलाएंगे, ठीक है। अब एकदम से आपने सोचा नहीं ये 2 साल हम नहीं चलाएंगे, तो एक तो असर हम पढ़ के आए हैं, लाइफ बदल गई, एस्टिमेट चेंज की वजह से डेप्रिसिएशन आएगी, वो अलग मसला है। एक और मसला भी आन खड़ा होगा, वैल्यू इन यूज पहले इन 6 साल के कैश फ्लो से निकली थी, बोलो 2 साल उड़ गए तो वैल्यू इन यूज में यूज होने वाले कैश फ्लोज कम नहीं हो जाएंगे, तो फिर वैल्यू इन यूज कम होने का डर नहीं है, रिकवरेबल अमाउंट गिरने का खतरा नहीं पड़ गया, इतनी गिरने का खतरा भी पड़ गया है कि कहीं रिकवरेबल अमाउंट को पहले से गिरने चली जाए, तो चेक कर लो इतनी गिरी है या नहीं गिरी है, टेस्ट इसीलिए लगाते हैं, ठीक है। ये बात समझ आई, फोन पढ़ो हैं, नहीं आई समझ, क्या जाना रेजिडुअल वैल्यू कैसे बढ़ जाएगी, कैसे पता कर, अच्छा किसने बोला रेजिडुअल बढ़ जाएगी, बढ़ गई, लेट्स से बढ़ गई तो क्या होगा, इंपेयर नहीं होगा, टेस्ट तो कर लो ना, अगर हो गया फिर हम तो हो गए की बात कर रहे हैं। यार वो किधर गया यार वो किधर है, ये और भाई मेरे किसने पूछा नहीं समझ आई, हाथ खड़ा करें, इधर देखो, यहां पे खड़े होकर क्या कह रहे थे, 3 साल लाइफ है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहां पे खड़े होकर हम ये कहें, ये कंपेटिटर ना आया होता, बल्कि हम कहते असल में कहानी ये थी कि ये एसिड ने चलना था, पहले हमने सोच रखा था कि एसिड मजीद 6 साल चल सकता था, जाहिर है जब ये मजीद 6 साल चल सकता था, ग्रीन वाला हिस्सा, तो फिर इसी तरह से हर साल में कैश फ्लो आते रहने थे, ये 45 मिसाल के तौर पे 45, और एंड पे जाके फिर रेजिडुअल शायद कम हो जाती थोड़ी सी, भाई जैसे कह रहे हैं, और टूट फूट जाता, 8 मिल रहे हैं तो 2-3 रुपए मिल जाते, कुछ मिलते जाता। ये असल में कहानी थी, पुरानी बात, ये कंपेटिटर के आने से पहले की बात है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं कंपेटिटर नहीं आया, ओके, बल्कि हुआ क्या, हमने तो सोचा था, ये ना मिलती जुलती बातें इंटरचेंजेबल यूज भी हो सकती हैं, हमने सोचा था इतने अरसे इसको चलाएंगे, लेट्स से एंड पे फिर को 2-3 रुपए इधर आने थे, ठीक है। अब ये सारे कैश फ्लो यहां पर जब आने थे तो 120 से वैल्यू यूज ऊपर होनी थी, ठीक है ना, मतलब एसिड इंपेयर्ड नहीं था, लेकिन हमने ओ भाई हमने जो सोचा था उससे 3 साल कम कर लिए। अब जैसे ही ये 3 साल कम हुए तो ये कैश फ्लोज भी तो कम हुए कि नहीं हुए, ये कैश फ्लोज कम हुए तो फिर वैल्यू यूज भी कम हो गई, रिकवरेबल अमाउंट कम होने का भी खतरा है, तो फिर चेक कर लो कहीं इतनी तो नहीं गिर गई, इंपेयर हो गई। अब समझ आ रही है, पठानों की जमात को समझ आ रही है जी, घंटा हो गया, अच्छा आमिर भाई को समझ नहीं, ठीक है जी, पॉज करें, दूसरा पार्ट शुरू करें।